हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 5 का प्रश्नावली 5.3। इस प्रश्नावली के पहले भाग में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। अब इसके बाद इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एपी के 7 पदों का योग 49 है। तो जो योगफल होता है हम उसको दर्शाते हैं एस से। अगर n पदों का योगफल है तो एस एन होगा। तो अगर 7 पदों का योगफल है तो एस 7 लिख देंगे, एस 7 लिखेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 पदों का योगफल यानी कि एस 7 बराबर है 49 और 17 पदों का योगफल एस 17 बराबर दिया है 289। तो इसमें हमको n पदों का योग ज्ञात करना है। तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमको a और का मान प्रथम पद और d सार्वंतर निकालना होगा, तभी हम इन पदों का योगफल निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है कि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 और गुणे डी। तो यहाँ एस 7 लिखा हुआ है, तो जब हम यहाँ 7 लिखेंगे तब यहाँ कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 2a और 7-1 गुणे डी। ठीक है, तो यहाँ पे एस 7 की जगह हम लिख सकते हैं तब 7/2 और फिर यहाँ हो गया 2a और प्लस n-1, तो n की जगह 7 है तो 7-1 गुणे डी बराबर लिख देंगे 49। तो 7/2 गुणे यहाँ हो गया 2a, फिर प्लस 7 में से घटाएंगे बचेगा 6, तो हो जाएगा 6d बराबर 49। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इन दोनों पदों में 2 कॉमन है, तो हम इस दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 7/2 गुणे जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a और 2×3 यहाँ हो गया 3d बराबर 49। 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब यहाँ बच गया 7 गुणे a प्लस 3d बराबर 49। अब यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो इस 7 को अगर ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड तो बटे में चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं तब a प्लस 3d बराबर 49/7। और 7 से 49 कटेगा 7 बार में, तो यहाँ पर लिख लेंगे a प्लस 3d बराबर 7 और इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, उसी तरह यहाँ S17 बराबर दिया है, S17 बराबर 289 दिया हुआ है, तो S17 बराबर है 289। अब यहीं nवें पद का फॉर्मूला लगाएंगे, तो जहाँ n है उसके जगह हम लिख लेंगे 17। तो पहले होता है n/2, तो 17/2 हो जाएगा गुणे, फिर फॉर्मूला होता है 2a, तो यहाँ 2a लिखेंगे, फिर प्लस n-1, तो n की जगह 17 है तो 17-1 गुणे d और बराबर में लिख लेंगे हम लोग 289। अब यहाँ होगा 17/2 गुणे, यहाँ हो गया 2a, 17 में से घटाएंगे बचेगा 16, यहाँ लिखेंगे 16d बराबर 289। अब यहाँ पे इन दोनों पदों में 2 कॉमन है, तो दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 17/2 गुणे 2, और जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a, तो यहाँ बच जाएगा 8d बराबर 289। अब यहाँ 2 से 2 कट गया है। अब यहाँ बच गया 17, फिर यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो अगर हम 17 को ले जाएं दाएं साइड तो ये भी बटे में चला जाएगा, तो यहाँ होगा a प्लस 8d बराबर हम लिखेंगे 289/17, और 17 से 289 कटेगा 17 बार में, तो a प्लस 8d बराबर हो गया 17 और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब यहाँ पे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे और a और d का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर a है और यहाँ भी a है, दोनों बराबर है और दोनों का चिन्ह प्लस है, तो हम इसको घटाएंगे। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा सकते हैं, 2 में से 1 को घटा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर 17 और 1 है a प्लस 3d बराबर 7। तो जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, नीचे वाला जो समीकरण होता है उसका चिन्ह बदलते हैं। इसका चिन्ह प्लस है तो होगा माइनस, ये भी प्लस हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, तो प्लस a माइनस a कट गया। 8d में से 3d घटा देंगे बचेगा 5d, 5d हो गया, और 17 में 7 घटाएंगे बचेगा 10। तो d का मान निकालेंगे, 5 हो जाएंगे दाएं साइड, तो d बराबर लिखेंगे 10/7।
5 और 5 से 10 कटा 2 बार में, तो डी का मान निकल गया 2। ठीक है, अब हमको ए का मान निकालना है, तो डी का मान या तो हम समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं और ए का मान निकाल सकते हैं। तो हम डी का मान रखते हैं समीकरण 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है ए प्लस 3d बराबर 7, तो आप लिख लेते हैं ए प्लस 3d बराबर लिखेंगे 7। अब डी का मान यहाँ 2 है, तो ए प्लस 3 गुणे यहाँ लिखेंगे 2 बराबर हो जाएगा 7, 3 दूनी 6 हो गया, तो ए प्लस 6 बराबर 7। अब इस 6 को ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड, क्योंकि ए का मान निकालना है, तो ए बराबर होगा 7 माइनस 6 घटाएंगे बचेगा 1, तो ए का मान निकल गया 1 और डी का मान निकल गया 2, तो ए बराबर 1 आ गया और डी बराबर 2 आ गया। हमको इसमें क्या निकालना है, प्रथम n पदों का योगफल। जब n पदों का योगफल निकालेंगे तो यही फॉर्मूला लिखेंगे और n के जगह n ही होगा, केवल a और d का मान हमको रखना है। तो पुनः यहाँ लिख लेते हैं एस एन बराबर n/2 और यहाँ होगा 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। अब n पदों का योगफल निकालना है तो n के जगह n ही होगा, तो n/2 लिख लेंगे, फिर गुणे 2a, तो a बराबर 1 निकला है तो a की जगह 1 लिख लेंगे, फिर प्लस n माइनस 1 गुणे, और d बराबर 2 है तो यहाँ 2 लिख लेंगे। फिर आप लिखेंगे n/2 गुणे 2 एकम 2 हो गया, फिर प्लस, अब इस ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 से दोनों पदों में गुणा हो जाएगा, तो 2 से n में गुणा होगा 2n और 2 से -1 में गुणा होगा -2, तो +2 -2 कट गया, यहाँ होगा n/2 गुणे बच रहा है कितना, 2n बच रहा है, तो 2 से 2 कट गया, n और n गुणा करेंगे n², और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 10 में लिखा है दर्शाइए कि a1 a2 फिर डॉट डॉट n से एक AP बनती है यदि n नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। पहले में दिया हुआ कि an बराबर है 3 + 4n और दूसरे में दिया n बराबर 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे nवां पद दिया गया है, ठीक है, और हमको पहले इसमें निकालना होगा AP, समांतर श्रेणी निकालना होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ an बराबर 3 + 4n। तो जब हम AP लिखते हैं तो पहले प्रथम पद होता है, फिर दूसरा पद होता है, फिर तीसरा पद होता है, ऐसे। तो इसमें n जो होता है ये प्राकृतिक संख्या होगा और n का मान हम रखेंगे 1 2 3 4, जैसे यहाँ बताया है a1 a2 है, तो पहले हम n बराबर 1 रखते हैं, तो n बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a1 बराबर 3 + 4n है तो 4 गुणे 1, तो 4 एकम 4 हो गया, जोड़ेंगे हो गया 7। उसी तरह फिर हम निकाल रखते हैं n बराबर 2, तो a2 होगा, जब 2 रखेंगे तो n की जगह 2 हो जाएगा, फिर बराबर 3 प्लस फिर 4 गुणे 2, तो पहले गुणा करते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 हो जाएगा 11। फिर हम निकाल लेते हैं n बराबर 3 रख के तीसरा पद, तब यहाँ हो जाएगा a3 बराबर, तो पहले लिखेंगे a3, तो 3 + 4 गुणे 3, 3 + 4 गुणे 3, तो 4 तिहाई 12, 12 3 हो गया 15। ठीक है, हमने 3 पद निकाल लिया, अब इसका AP लिख लेते हैं। तो पहला पद है 7, दूसरा पद है 11, तीसरा पद है 15। अब इसके बाद हम लगा लेते हैं डॉट डॉट। अब यहाँ लिखा है कि प्रत्येक स्थिति में हमको प्रथम पदों का योगफल निकालना है, तो उसके लिए योगफल निकालने के लिए पहले हमको लिखना होगा प्रथम पद। जैसे प्रथम पद है a बराबर 7, d बराबर है 11, सॉरी d बराबर निकालेंगे 11 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 4, और यहाँ 15 पदों का योगफल निकालना है, यानी कि n बराबर होगा 15। तो इसमें n में पदों का योगफल का जो फार्मूला होता है लिख लेंगे Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d। अब n बराबर 15, तो यहाँ 15 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा S15 बराबर 15/2 गुणे 2a, तो a बराबर 7, यहाँ 7 लिख लेंगे, फिर प्लस n माइनस 1, तो n की जगह लिखेंगे 15 - 1, और d है 4, और 2 से 15 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ 15/2 ही लिख लेंगे, फिर गुणे, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर प्लस 15 में से घटाएंगे बचेगा 14,
और 14 में 4 से गुणा कर देंगे तो 14 चौके होगा 56। फिर हो गया 15/2 गुणे 14 और 56 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70। ठीक है, और 2 से 70 को काटेंगे तो कटेगा 35 बार में। 15 और 35 से गुणा करते हैं तो 15×5 = 75, हासिल बचा 7, और 15×3 = 45 और 7 = 52। तो ये हो जाएगा 525। ठीक है, अब इसके बाद हमको निकालना है इसमें दूसरे में दिया n बराबर 9 - 5n, तो दूसरे को भी हल कर लेते हैं। दूसरे में दिया है n बराबर 9 - 5n, तो इसमें भी हम AP निकालेंगे, समांतर श्रेणी निकालेंगे। तो उसके लिए n का मान 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे। तो पहले अगर n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा A1, तो 9 - 5 गुणे 1, तो 9 - 5 एकम 5, तो घटाएंगे बचेगा 4। उसी तरह n बराबर अगर 2 रखते हैं तो हो जाएगा A2, तब 9 - 5 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 दूनी 10, और घटाएंगे बचेगा -1। फिर हम अगर n बराबर 3 रखते हैं, जब n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ A3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 9 - 5 गुणे 3, तो A3 बराबर लिख लेंगे 9 - 5 गुणे 3, तो 9 - 5 3 15। ठीक है, तो 15 में से 9 घटाएंगे बचेगा 6, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो -6 हो गया। तो इसका भी हम AP लिख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पद है 4, दूसरा पद है -1, और तीसरा पद है -6। इसके बाद लगा लेते हैं हम लोग डॉट डॉट। अब इसमें भी हमको प्रथम पदों का योगफल निकालना है, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं पहले प्रथम पद, तो A बराबर 4 होगा। सारांतर D निकालेंगे, तो D निकालने के लिए दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे। तो दूसरा पद है -1, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, पहला पद है 4, तो -1 - 4 हो जाएगा -5, और इसमें पदों की संख्या 15 है, तो n बराबर लिख लेंगे 15। अब इसमें हम निकालते हैं इन पदों का योगफल, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं Sn बराबर n/2 2a + n - 1 गुणे d। ठीक है, ये होता है इन पदों के योगफल का सूत्र। अब n बराबर दिया है 15, तो हम n की जगह लिख लेंगे 15, तो यहाँ होगा S15 बराबर, फिर हो गया 15/2 गुणे 2a, तो a बराबर है 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे, फिर प्लस n - 1, तो 15 - 1, और d बराबर है -5, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं -5। अब यहाँ हो गया 15/2 गुणे 2 में 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, और यहाँ हो गया 15 में से घटाएंगे बचेगा 14, और 14 को -5 से गुणा करेंगे तो 14 × 5 = 70, माइनस का चिन्ह तो हो जाएगा सीधे -70। तो यहाँ होगा 15/2 गुणे 8 - 70, तो घटाएंगे बचेगा -62। ठीक है, और 2 से 62 काट देंगे, ये कटेगा 31 बार में। अब इससे गुणा करते हैं, पहले माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा लेंगे, 15 एकम 15, हासिल बचा 1, 15 × 45 = 46, तो इसका आंसर होगा -465। क्वेश्चन 11 में लिखा है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है ये n पदों का योग, तो n पदों का जो योग होता है उसको हम दर्शाते हैं Sn से। तो Sn बराबर दिया हुआ है 4n - n²। ठीक है, और हमको बताना है इसका प्रथम पद क्या है, तो इसका जो प्रथम पद है ये S1 है, यानी कि n बराबर जब 1 रखेंगे तो प्रथम पद निकल जाएगा। तो अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो होगा 4 गुणे 1 माइनस n² है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, तो 4 × 1 = 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये कितना आ गया 3, यानी कि प्रथम पद हो गया a बराबर 3। फिर इसे बताना प्रथम 2 पदों का योगफल क्या है, योग क्या होगा, तो n बराबर हम 2 रखेंगे, तो यहाँ होगा S2 बराबर 4 गुणे 2, फिर माइनस n² है तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो होगा 4 दूनी 8, -2 का स्क्वायर होगा 4, घटाएंगे बचेगा 4। ठीक है, अब हमको बताना दूसरा पद क्या है, तो जब यहाँ S2 लिखा हुआ है, जैसे हम लिखते हैं 2 4 6 8, तो 2 पदों को जोड़ेंगे
तो इसका योगफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2s2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम s2 बराबर लिख सकते हैं प्रथम पद और प्लस दूसरा पद। जो s2 होगा पहले पद और दूसरे पद का योगफल के बराबर होगा। और s2 हमने कितना निकाला है, 4, तो s2 की जगह 4 लिख लेंगे। और प्रथम पद है a बराबर 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और प्लस a2। ठीक है, अब इस 3 को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड, तो 4 - 3 बराबर होगा a2, तो a2 बराबर निकल गया 1, यानी कि दूसरा पद 1 है। इसी प्रकार हमको निकालना है तीसरा, 10वां और nवां पद। ठीक है, अब हमको पता है कि प्रथम पद है a बराबर 3 और दूसरा पद है 1। तो हम इसमें जब ये AP में दिया है तो सार अंतर निकाल सकते हैं। तो सार अंतर D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा, दूसरा 1 है और ये -3, तो कितना आ जाएगा, -2 हो गया। ठीक है, अब हमको बताना है इसमें तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद। तो पहले हम nवां पद निकाल लेते हैं। तो nवां पद का फॉर्मूला लिख लेंगे, n बराबर होगा a प्लस n - 1 गुणे d। तो प्रथम पद है a बराबर 3, तो यहाँ 3 लिख लेंगे, फिर प्लस n - 1 और d है -2, तो यहाँ -2 लिख लेते हैं। अब यहाँ हो जाएगा 3, फिर प्लस -2 से n में गुणा करेंगे तो -2n हो गया, फिर -2 से -1 में, तो माइनस माइनस प्लस 2 लिख लेंगे। अब यहाँ हो गया 3 और 2 होगा 5, प्लस माइनस हो गया माइनस, यानी कि n बराबर जो nवां पद है ये होगा 5 - 2n। ठीक है, अब हमको इसमें निकालना है तीसरा पद, 10वां पद। तो अगर हम तीसरा पद निकालेंगे तो हम n के जगह 3 लिख देंगे। अगर n के जगह 3 लिखेंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 5 - 2 गुणे, अब n के जगह यहाँ 3 होगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 5 - 6 घटाएंगे बचेगा -1। फिर हमको निकालना है 10वां पद। तो 10वां पद निकालना है तो n के जगह हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे, तो हो जाएगा 8n बराबर 5 - 2n है, तो 5 - 2 गुणे और n के जगह लिख देंगे 10, तो 5 माइनस हो जाएगा 10 दूनी 20 और घटाएंगे बचेगा -15, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 12 में लिखा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो उनको बताना है कि धनात्मक पूर्णांक ऐसे कौन कौन से हैं जिसमें 6 से भाग लग जाए। तो पहले 40 बताना है कितने धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 6 से भाग लग जाता है। तो सबसे पहला तो 6 ही होगा। ठीक है, अगर 6 से विभाज्य है तो अगला 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, और कुल कितने हैं, 40 है। यानी कि जो अंतिम वाला धनात्मक पूर्णांक होगा वो 40वां होगा। तो 40वां होगा, यानी कि हम क्या करेंगे, 6 से 40 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 240। ठीक है, अब इसमें हमको इसका योगफल निकालना है। तो प्रथम पद लिख लेते हैं, a बराबर होगा 6, सार अंतर निकालेंगे d, तो 12 में से 6 घटा देंगे, ये भी आ गया 6। इसमें जो अंतिम पद है, अंतिम पद को n से लिखते हैं, ठीक है, या इसको हम l से भी लिखते हैं। तो ये दिया हुआ है 240, और पदों की संख्या कुल 40 धनात्मक पूर्णांक है, तो n बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, अब इसका योगफल का फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो Sn बराबर होगा n/2 और a प्लस n। दूसरा वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, पहला वाला भी यूज़ कर सकते हैं। पहला वाला यूज़ करेंगे तो हमको d निकालना होगा। ठीक है, और दूसरा यूज़ करेंगे तो हमको केवल a और l पता होना चाहिए और पदों की संख्या पता होना चाहिए। तो n बराबर 40 है, तो यहाँ लिख लेंगे 40/2 गुणे प्रथम पद है 6, फिर प्लस अंतिम पद है 240। तो 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, तो आप लिख लेंगे 20 गुणे, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा ये 246। अब इसे गुणा कर देते हैं, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4 और एक जीरो लगा देंगे, तो इसका आंसर होगा 4920। क्वेश्चन 13 में लिखा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणज मतलब जिसमें 8 से भाग लग जाए, 8 का मल्टीपल जो होता है, जैसे 8 दूनी 16 होगा, 8 3 24, 8 5 40। ठीक है, तो ये गुणा करने पर जो संख्या जा रहा है वो गुणज होंगे। तो जो गुणज होता है वो उसमें भाग भी लगता है, तो विभाज्य भी होता है। तो 8 के प्रथम गुणज में सबसे पहले 8 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16 होता है, फिर 8 3 24। ठीक है, 8 चौके 32, और अंतिम जो गुणज है वो 15वां है।
तो हम क्या करेंगे, 8 15 से गुणा करेंगे तो 15 8 हो जाएगा 120। ठीक है, अब हमको इसके में योगफल निकालना है। तो इसमें भी योगफल के लिए हम लोग प्रथम पद और अंतिम पद दिया है और पदों की संख्या 15 दिया है, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगा लेंगे। एस एन बराबर होगा n/2 और a प्लस एल। तो प्रथम पद लिख लेते हैं, a बराबर होगा 8। सार अंतर डी निकालने की जरूरत है ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। पदों की संख्या n बराबर है 15 और अंतिम पद है l बराबर 120। तो एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल। तो यहाँ पे n के लिए लिख लेंगे 15, तो एस 15 बराबर होगा 15/2 गुणे प्रथम पद दिया हुआ है 8 और अंतिम पद है 120। तो 2 से 15 तो कटेगा नहीं, इसको लिख लेंगे 15/2 गुणे, इसको जोड़ेंगे होगा 128। अब 2 से 128 को काटते हैं, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। अब 15 और 64 गुणा करते हैं, तो 15 चौके 60, हासिल बचा 6, 15 छक्के 90 और 6 96। तो इसका आंसर होगा 960। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या होगी, सबसे पहले विषम संख्या होगा 1, उसके बाद योग ज्ञात करना तो हम यहाँ प्लस कर देते हैं, उसके बाद होगा 3, फिर होगा 5, फिर प्लस डॉट डॉट, और अंतिम जो होगा 50 के पहले हो जाएगा 49। यानी कि 1 से लेकर के 49 तक जो विषम संख्या है उसका हमको योगफल निकालना है। अब योगफल निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं। यानी कि हमको पहले n का मान निकालना होगा, पदों की संख्या कुल कितनी संख्याएं हैं। तो उसके लिए हम लोग nवां पद का जो फॉर्मूला होता है उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो प्रथम पद है, इसमें पहले a बराबर 1, सारांतर d निकालेंगे तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 2, और अंतिम पद दिया है n बराबर 49। तो nवां पद का फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n-1 गुणे d। n बराबर 49 है, तो n के जगह हम लिख लेंगे 49 बराबर प्रथम पद है 1, प्रथम पद है 1, फिर प्लस n-1 और d है 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 2। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को लाएंगे हम लोग बाएं साइड, तो ये हो जाएगा प्लस है तो हो गया माइनस। अब यहाँ बच गया n-1 गुणे 2, तो ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग और 2 से दोनों गुणा करेंगे, 2 से n गुणा करेंगे हो जाएगा 2n, फिर 2 से -1 गुणा करेंगे -2। तो 49 में से 1 घटाएंगे बचेगा 48, बराबर हो गया 2n-2। अब इस -2 को हम लाते हैं हम लोग बाएं साइड, क्योंकि हमको n का मान निकालना है, तो इसको लेंगे बाएं साइड, तो -2 तो हो जाएगा प्लस, तो आप लिख लेंगे 48 प्लस 2 बराबर 2n। 48 और 2 जोड़ेंगे ये होगा 50, बराबर हो गया 2n। n का मान निकालना है, 2 को लाते हैं बाएं साइड, तो ये बटे में चला जाएगा, तो 50/2 बराबर n, और 2 से 50 कटा 25 बार में, तो n का मान निकल गया 25। यानी कि कुल 25 विषम संख्याएं हैं जो 0 और 50 के बीच में। ठीक है, अब हमको इसका योगफल निकालना है, तो n बराबर निकल गया 25। अब इसमें प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, पदों की संख्या हमको मालूम चल गया, तो हम योगफल का जो n पदों का योगफल का दूसरा सूत्र था उसको हम लगा लेते हैं। तो एस एन बराबर होता है n/2 और a प्लस एल। तो n बराबर कितना निकला है 25, तो यहाँ लिख लेंगे s 25 बराबर, यहाँ हो गया 25/2 गुणे n की जगह 25 लिखेंगे। प्रथम पद है 1 और जो अंतिम पद है ये l से भी दर्शाते हैं और उसको n से भी दर्शाते हैं। तो अंतिम पद दिया है 49, तो हो जाएगा 25/2 गुणे 49 से 1 जोड़ेंगे होगा 50, 2 से 50 कटेगा 25 बार में, 25 और 25 से गुणा करेंगे तो आंसर होगा 625। क्वेश्चन 15 में लिखा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो जुर्माना है पहले दिन का है 200, फिर उसके बाद दूसरे दिन का है 250, तीसरे दिन का है 300
ठीक है। तो जितना दिन लेट करता है उसको उतना जुर्माना देना है, और जुर्माने की राशि प्रत्येक दिन बढ़ रही है 50 रुपये, और हमको इसमें निकालना है 30 दिन में कितना उसको पैसा देना होगा, कितना जुर्माना देना होगा ठेकेदार को। तो उसके लिए हम इसका निकालेंगे योगफल। तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 200, सारांतर निकालेंगे तो 250 में से 200 को माइनस कर दे रहे हैं, बचेगा 50, और इसमें हमको 30 दिन का निकालना है। ठीक है, तो n बराबर हम लिखेंगे 30। अब यहाँ पे योगफल का जो फॉर्मूला होता है n पद का, पहला फॉर्मूला SN बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 गुणे डी। इसको हम इसलिए लगाएंगे कि हमको प्रथम पद तो दिया लेकिन अंतिम पद का तो पता है नहीं, इसलिए हम लोग पहला फॉर्मूला लगाते हैं योगफल का। अब n बराबर 30 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n की जगह 30 बराबर यहाँ हो जाएगा 30/2 गुणे 2a, तो a बराबर है 200, तो यहाँ 200 लिख लेंगे, फिर प्लस n-1, तो n की जगह 30 लिखेंगे, यहाँ होगा 30-1 और गुणे, और d है 50, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 50। 2 से 30 कटेगा 15 बार में, यहाँ हो गया 15 गुणे 2 से 200 में गुणा करेंगे होगा 400, फिर प्लस 30 में से 1 घटाएंगे बचेगा 29, और 29 में हम 5 से गुणा करते हैं, 50 में गुणा करेंगे, तो पहले 29 से 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 में 45 का 5 हासिल बचा 4, 5 2 10 4 14, तो 1 जीरो तो बढ़ जाएगा, अगर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो 1450 हो गया, तो 1450 लिख लेंगे, फिर बराबर 15 गुणे, अब इसको जोड़ते हैं 400 और 1450 को, तो 1850 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 से इसको गुणा करेंगे, तो 15 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर 15 5 75 हासिल बचा 7, 15 × 120 और 120 में 7 जोड़ेंगे 127 हासिल बचेगा 12, 15 कम 15 और 15 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, यानी कि इसका आंसर होगा 27,750 रुपये जुर्माना। क्वेश्चन 16 में लिखा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें लिखा है कि किसी स्कूल में विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार दिया जा रहा है और उसमें 7 पुरस्कार देना है, और कुल मिलाकर 700 रुपये ही बांटना है 7 पुरस्कारों में। तो पहले जो पुरस्कार दिया जा रहा है, पहला पुरस्कार, उसके बाद जब दूसरा पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें 20 रुपये कम किया जा रहा है, फिर तीसरा दिया जा रहा है तो फिर उससे 20 रुपये कम किया जा रहा है। तो हमको बताना है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, माना प्रथम पुरस्कार ₹a, ठीक है। तब दूसरा क्या होगा, दूसरा पुरस्कार, अब जो दूसरा पुरस्कार है पहले से 20 कम है, 20 रुपये कम हो रहा है, तो पहले ₹a था तो 20 कम हो गया तो a-20 रुपये हो गया। उसी तरह फिर तीसरा पुरस्कार, तभी हो जाएगा a-20, ये दूसरा था, फिर इसमें 20 कम हो गया तो -20 कर देंगे, तो हो जाएगा a-40। ठीक है, तो ऐसे घटता जाएगा। अब इसमें अगर हम इसका AP लिखते हैं तो प्रथम पद a है, उसके बाद दूसरा है a-20, तीसरा है a-40। ठीक है, डॉट लगा लेते हैं। अब इसमें हम पहले प्रथम पद लिख लेंगे, तो प्रथम पद a की जगह a ही होगा। सारांतर निकालेंगे d, तो हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, तो a-20 और -a, तो प्लस -a कट गया, ये आ गया -20, और कुल 7 पुरस्कार हैं तो n बराबर 7 लिखेंगे, और सभी पुरस्कारों को मिलाकर हो रहा है 700 रुपये, यानी कि S7 बराबर दिया हुआ है 700। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 गुणे डी, ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फिर इसमें दिया हुआ S7 बराबर है 700, यानी कि 7 पुरस्कारों का कुल योगफल है 700 रुपये। अब यहाँ पे n की जगह 7 है तो यहाँ होगा 7/2, फिर गुणे 2a, तो a की जगह a है तो 2a लिख लेंगे, फिर प्लस n की जगह 7, यहाँ होगा 7 - 1,
और डी कितना है, डी निकला है -20। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -20 और बराबर में लिख लेंगे यहाँ पे 700। तो 7/2 गुणे, यहाँ हो गया 2a, 7 में से घटाएंगे बचेगा 6, और 6 को -20 से गुणा करेंगे तो होगा -120 बराबर 700। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, तो दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 7/2 गुणे, यहाँ हो गया 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ a, और ये हो जाएगा 2 छक्के 12, तो हो जाएगा 60। तो a - 60 बचा, बराबर हो गया 700। 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ 7 फिर गुणा का चिन्ह है, तो इस अगर गुणा का चिन्ह है तो हम अगर 7 को ले जाते हैं दाएं साइड तो नीचे बटे में चला जाएगा। तो यहाँ होगा a - 60 बराबर 700/7, और 7 से 700 कटेगा 100 बार में, तो a - 60 बराबर लिखेंगे 100। इस -60 को लाते हैं दाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, तो a बराबर लिखेंगे 100 + 60, और जोड़ेंगे तो होगा 160। यानी कि प्रथम नगद पुरस्कार, प्रथम नकद पुरस्कार a बराबर होगा 160 रुपये, ठीक है। तो दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार होगा, हम क्या करेंगे 160 में से 20 घटाएंगे, कम होता जा रहा है, तो 160 में से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 140 रुपये, ठीक है। उसके बाद तीसरा निकालेंगे, तो तीसरा पुरस्कार निकालने के लिए अब कितना था 140, फिर इसमें से 20 कम होगा, तो 140 में से 20 घटाएंगे तो 120 रुपये। उसके बाद फिर हम निकालेंगे चौथा पुरस्कार, तो तीसरे में फिर 20 कम होगा, तो तीसरा पुरस्कार 120 है तो इसमें 20 कम कर देंगे तो हो जाएगा 100। उसके बाद पांचवा पुरस्कार, ठीक है। तो अब 100 में से हम घटाएंगे 20 तो ये हो गया 80। उसके बाद निकालेंगे छठा, तो 80 में से हम घटाएंगे 20 हो जाएगा 60 रुपये। और उसके बाद है सातवां पुरस्कार, तो सातवां पुरस्कार हो जाएगा, अब छठे में से 20 कम करेंगे तो हो जाएगा 40। तो पहला पुरस्कार होगा इसमें 160 रुपये, दूसरा होगा 140, तीसरा 120, चौथा 100 रुपये, पाँचवा 80 रुपये, छठा 60 रुपये, और सातवां होगा 40 रुपये, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 17 में लिखा है कि स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक चलेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं और इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। और इसमें लिखा हुआ है कि 1 से 12 तक जो कक्षाएं हैं, क्लास है, उसमें पेड़ लगाना है। तो अगर कोई बच्चा क्लास 1 में है तो 1 पेड़ लगाएगा, 2 में है तो 2 पेड़ लगाएगा, ठीक है। और जितने भी इसमें कक्षा हैं उसमें अनुभाग कहते हैं सेक्शन, अंग्रेजी में कहते हैं। यानी कि प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें एक, यहाँ लिखा कक्षा 3 में 3 पेड़ लगाएगा, और यहाँ लिखा है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी कि जितने भी क्लास है उसमें 3 सेक्शन दिया हुआ है। तो पहला कक्षा हो गया, तो पहला कक्षा का विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा, और उस कक्षा में 3 सेक्शन है, 3 अनुभाग है, तो यानी कि तीनों में 1-1 पेड़ लगेगा, तो 1 × 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमको निकालना है योगफल, तो यहाँ प्लस कर देते हैं। उसी तरह दूसरा कक्षा आ गया, तो दूसरे कक्षा में जो है जितना कक्षा है उतना पेड़, तो दूसरे कक्षा में 2 पेड़ लग रहा है, और प्रत्येक जो दूसरा कक्षा है इसमें 3 अनुभाग है, 3 सेक्शन है। तो पहला सेक्शन में 2 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन में 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा सेक्शन में 2 पेड़ लगाएगा, यानी कि 2 × 3 हो गया। उसी तरह फिर तीसरा कक्षा आ गया, तो तीसरे कक्षा में पहले 3 सेक्शन इसमें भी है, तो पहला सेक्शन में 3 पेड़ लगाएगा, दूसरा भी 3 लगाएगा, और तीसरा भी 3 लगाएगा, यानी कि 3 × 3, ठीक है। ऐसे लिखते जाएंगे। और अंतिम है 12वीं कक्षा है, तो 12वीं कक्षा में भी
3 सेक्शन है, 3 अनुभाग है, और पहला अनुभाग भी 12 पेड़ लगाएगा, दूसरा भी 12 लगाएगा, तीसरा भी 12 लगाएगा, यानी कि 12 गुणे 3 हो गया। तब ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, और लास्ट में 12 तिहाई 36। ठीक है। अब इसमें प्रथम पद हो जाएगा a बराबर 3, सार अंतर निकालेंगे d, तो 6 में से 3 माइनस कर देंगे, 3 हो गया। अंतिम पद है n बराबर 36। ठीक है, या l बराबर भी 36 लिख सकते हैं। और कुल कक्षाएं कितनी है? 12 है, तो n बराबर हो जाएगा 12 हो गया। तो पेड़ों की हमको निकालना संख्या, पेड़ों की कुल संख्या। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 और a प्लस एल। ठीक है, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं या इसको लगा सकते हैं। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे d। ठीक है, तो ये सूत्र हम लगाएंगे तो d का यूज करेंगे, ये सूत्र लगाएंगे तो हमको d लगाना ही नहीं है। तो दोनों में से कोई भी हम सूत्र का हम लोग यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें n बराबर 12 लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा S12, फिर होगा 12/2 गुणे प्रथम पद है 3 और अंतिम पद है 36। तो 2 से 12 कटेगा 6 बार में, हो जाएगा 6 गुणे 3 और 36 गुणा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39। 6 से 39 से गुणा करते हैं तो 6 9 54 का 4, हासिल बचा 5, और 3 6 के 18, 5 23, यानी कि पेड़ों की कुल संख्या होगी 234। क्वेश्चन 18 में लिखा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 504 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? और पाई बराबर हमको लेना है 22/7। अब यहाँ पे जो चित्र दिया है इसमें ये अर्धवृत्त है। पहला अर्धवृत्त हो गया, दूसरा है, फिर तीसरा है, ये चौथा अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त में ये जो इसका परिधि है, इस परिधि की हमको प्रत्येक अर्धवृत्त की परिधि निकालना है, और फिर इसमें टोटल 13 अर्धवृत्त है, और इन 13 अर्धवृत्त से जो ये सर्पिल बन रहा है इसकी लंबाई हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे, फिर दूसरे का निकालेंगे, तीसरे का निकालेंगे। ठीक है, और ऐसे निकालने के बाद फिर हम जो nवें पदों का योगफल का सूत्र होता है उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो त्रिज्याएँ दी गई हैं, पहले 0.5 है, तो मान लेते हैं कि पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या R1 बराबर है 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर लिखा है 1.0 दूसरे का, तो 1.0 का मतलब एक ही है, तो R2 बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया। फिर R3 तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया है 1.5 सेंटीमीटर। उसी तरह चौथे का दिया है 2.0 मतलब 2 है, तो R4 बराबर 2 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि जो वृत्त होता है उसकी परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, जब ये अर्धवृत्त है तो आधा हो गया, यानी कि 1/2 गुणे 2πr, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि होगा πr। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले वाले अर्धवृत्त की परिधि निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले अर्धवृत्त की परिधि, तो पाई लिखेंगे, त्रिज्या पाई आर होता है, तो इसमें पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या R1 है तो पाई R1 लिख लेते हैं। पाई गुणे R1 है 0.5। अब यहाँ पे 0.5 लिखा है तो दाएं साइड से एक अंक पे दशमलव, अगर दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 5/10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो पाई में 1 से गुणा करेंगे पाई हो जाएगा, और नीचे 2 है तो पाई/2 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह हम निकाल लेते हैं दूसरे अर्धवृत्त की परिधि, तो हो जाएगा पाई R2। दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या R2 है तो हम पाई लिख लेंगे, और दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1 लिख लेते हैं, तो पाई में 1 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर। उसी तरह तीसरे अर्धवृत्त का निकाल लेते हैं हम लोग। तीसरे अर्धवृत्त की परिधि तो हो जाएगा पाई R3,
और तीसरे अर्धवृत्त की परिधि है, त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर, तो R3 की जगह लिखेंगे हम 1.5। ठीक है, अगर हम इसमें दशमलव हटाते हैं तो दाएं साइड से एक अंक में दशमलव है तो 15/10 हो जाएगा। तो अगर 5 से 10 काटेंगे 2 बार में, 15 कटेगा 3 बार में, तो यह आ जाएगा 3π/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह हम चौथे का भी निकाल सकते हैं। तो हमारा जो AP बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर पहले अर्धवृत्त की परिधि है π/2, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं π/2। फिर दूसरे का है पाई और तीसरे का है 3π/2। ठीक है, और यहाँ लगा देते हैं डॉट डॉट। अब यहाँ हम इसमें हमको योगफल निकालना है 13 अर्धवृत्त से जो सर्पिल बन रहा है उसकी लंबाई। तो प्रथम पद होगा a बराबर π/2, सार अंतर निकालेंगे d, तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो पाई माइनस π/2 हो गया। तो इसका एलसीएम तो 2 ही होगा, यहाँ हो जाएगा 2 से पाई में गुणा करेंगे 2π, 2π में से पाई घटाएंगे बचेगा π/2। और इसमें कुल 13 अर्धवृत्त हैं, तो n बराबर लिख लेंगे 13। अब यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, SN बराबर होता है n/2 2a + n-1 गुणे d। इसमें अंतिम पद का पता हम लोग को पता ही नहीं है, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो n बराबर 13 यहाँ लिखेंगे 13/2 गुणे 2a, a बराबर है π/2, तो यहाँ पर हो जाएगा π/2, फिर प्लस n बजाएगा 13 लिखेंगे तो 13-1 गुणे, और d भी है कितना π/2, तो यहाँ गया 13/2 गुणे 2 से 2 कट गया, बच गया यहाँ पाई माइनस प्लस होगा, और 13 में से घटाएंगे बचेगा 12 गुणे π/2। अब 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो यहाँ गया 13/2 गुणे पाई है और यहाँ 6 पाई है, जोड़ेंगे हो जाएगा 7 पाई। ठीक है, अब हम पाई का मान रखते हैं, तो 7 गुणे पाई का मान होगा 22/7। 7 से 7 कट गया एक बार में, और 2 से 22 कटेगा 11 बार में, तो हम 13 और 11 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 143 सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 19 में लिखा है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, तो पहले इसमें जो पहली पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे हैं, उसके बाद एक कम हो रहा है 19 है, फिर तीसरी में 18 है, इस तरह घटते जा रहा है। तो अब बताना है कि सबसे ऊपर जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे रखे गए हैं। तो उसके लिए हमको n का मान निकालना होगा, पंक्तियों की संख्या निकालनी होगी। ठीक है, और कुल लट्ठे जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 200, यानी कि जितने भी लट्ठे हैं पंक्ति में अगर रखा गया 20, 19, 18, तो सब कुछ जोड़ेंगे तो 200 के बराबर होगा, यानी कि SN बराबर दिया हुआ है 200। ठीक है, और इसमें हमको पहले n का मान निकालना होगा, तभी पता चलेगा कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं और सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो प्रथम पद इसमें a बराबर होगा 20, सारांतर निकालेंगे d, तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे बचेगा -1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे SN बराबर दिया है 200। अब nवें पद का योगफल का जो फॉर्मूला था यहाँ होगा n/2 और 2a + n-1 गुणे d बराबर यहाँ लिख लेते हैं 200। तो n/2 हो गया गुणे a बराबर है 20, फिर प्लस n-1 और d बराबर है -1, तो ब्रैकेट में -1 लिख लेते हैं, बराबर में यहाँ हो गया 200। तो n/2 गुणे 2 में 20 से गुणा करेंगे होगा 40। अब यहाँ -1 से n में गुणा करेंगे तो -n, -1 तो माइनस माइनस प्लस, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो गया, बराबर हो गया 200। तो n/2 गुणे 40 और 1 होगा 41, और -n बराबर हो गया 200। अब यहाँ पे ये इस 2 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो 200 गुणा हो जाएगा 400, और यहाँ बच गया n, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो n से 41 में गुणा करेंगे 41n, फिर n से -n में गुणा करेंगे -n², और 2 को ले जा रहे हैं दाएं साइड तो 200 गुणा करेंगे हो जाएगा 400। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ज़्यादा घात वाला पद है उसको लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे -n²,
फिर लिखेंगे 41n। अब ये 400 जो है ये दाएं साइड है, अगर इसको बाएं साइड लाते हैं तो प्लस तो हो जाएगा माइनस, और बराबर लिख लेंगे 0। अब यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए जो एन स्क्वायर वाला पद है ये तो होना चाहिए धनात्मक, लेकिन ऋणात्मक है, तो हम क्या करते हैं तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो तीनों में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस, और ये हो गया प्लस, और बराबर में 0। तो हमारा द्विघात समीकरण होगा एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग 400 का गुणा करेंगे एन स्क्वायर में, तो हो जाएगा 400n स्क्वायर। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 41 हो जाए और गुणा करने पर 400 हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं 400 का निकाल लेते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से 400 भाग देंगे तो हो जाएगा 200, फिर 2 से 200 भाग देंगे तो हो जाएगा 100, फिर 2 से 100 भाग देंगे 50, फिर 2 से 50 से भाग देंगे 25, फिर 5 से 25 से भाग देंगे 5 बार, और 5 से 5 भाग देंगे 1 बार, निकल गया। ठीक है। अब इसको हमको अरेंज करना है, तो 5 और 5 से गुणा करेंगे, 5 पचे 25, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 25 और 16 जोड़ेंगे तो होगा 41, और गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400। ठीक है। तो यहाँ पे हम तब लिख सकते हैं एन स्क्वायर, दो ये माइनस में है तो हो जाएगा माइनस 25n और माइनस 16n। तो माइनस 25n माइनस 16n हो जाएगा माइनस 41, और दोनों गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400, और प्लस 400 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में कॉमन है n, तो इसमें से n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n कॉमन हो गया, यहाँ बच गया 25। तो उसी तरह अब यहाँ पर n माइनस 25 है तो यहाँ भी n माइनस 25 होना चाहिए, तो उसके लिए हम इसमें से माइनस 16 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा प्लस n, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, और 400 में से 16 कॉमन हो रहा है तो बच रहा है 25 बराबर 0। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट में होगा n माइनस 25 और एक ब्रैकेट में n माइनस 16 बराबर 0। तो इस n का 2 मान आ रहा है तो n माइनस 25 बराबर 0 लिखेंगे, या n माइनस 16 बराबर 0। तो n बराबर निकल गया 25, या n बराबर हो गया 16। ठीक है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो पदों इसमें जो पंक्तियां हैं 2 आ रहा है, n बराबर 25 आ रहा है और n बराबर 16 आ रहा है। तो इसमें बताना है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी कि या तो 25वां पंक्ति होगा या तो 16वां पंक्ति होगा। तो हम n बराबर लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। तो n की जगह 25 लिखते हैं तो हो जाएगा a 25 बराबर, प्रथम पद a बराबर है 20। ठीक है। प्रथम पद a बराबर 20 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 20, फिर प्लस n बराबर 25 है, यहाँ होगा 25 माइनस 1, और d बराबर कितना है -1 है तो यहाँ पर लिख लेते हैं -1। तो 20, 25 में से घटाएंगे बचेगा 24, 24 से -1 से गुणा करेंगे तो -24 होगा, और घटाएंगे बचेगा -4। अब लट्ठों की संख्या तो माइनस में हो नहीं सकती है, यानी कि n बराबर 25 ये मान नहीं होगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 16। तो n बराबर लिखेंगे 16, यानी कि कुल पंक्तियों की संख्या 16 होगी। अब सबसे हम निकालते हैं कि इसमें 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो a 16 बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। तो a प्लस 16 माइनस 1 गुणे डी। तो प्रथम पद a बराबर है 20, 16 में से घटाएंगे बचेगा 15, और गुणे d बराबर है -1। तो 20 हो गया, 15 माइनस 1 से गुणा करेंगे -15, घटाएंगे बचेगा 5, यानी कि अंतिम पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या होगी वो होगी 5। क्वेश्चन 20 में लिखा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं से एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वो ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ ये बाल्टी है
और बाल्टी से पहले आलू की जो दूरी है ये 5 मीटर है। उसके बाद जितने आलू हैं उनके बीच की दूरी सबके बीच में 3-3 मीटर है। तो अगर प्रतियोगी यहाँ से बाल्टी से दौड़ती है और पहला आलू उठाती है तो यहाँ से तक जाएगी 5 मीटर, फिर वापस आएगी 5 मीटर, यानी कितना हो गया 10 मीटर। तो पहले बार आलू उठाने में जो दूरी होगी वो होगी 5 × 2, ठीक है, या 2 × 5 लिख सकते हैं, फिर प्लस। अब उसके बाद ये आलू उठाई, फिर वापस इसमें डाल दी, अब फिर यहाँ से दौड़ना शुरू करेगी और दूसरा आलू उठाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से 3 है, तो 5×3 हो गया 8, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी 8 मीटर, दौड़ेगी, फिर 8 मीटर वापस आएगी, यानी कि लिख लेते हैं 8 × 2, फिर प्लस। उसी तरह फिर अब तीसरा आलू उठा रही है तो यहाँ तक जाएगी, तो 5×3 8 3 11, टोटल कितना हो गया 11 मीटर हो गया। तो 11 मीटर जाएगी, फिर 11 मीटर वापस आएगी, तो यानी कि 11 × 2, ठीक है, और प्लस ऐसे डॉट डॉट हो गया, 10 आलू तक उठाएगी। तब ये हो जाएगा 5×2 10, फिर प्लस 8×2 16 और 11×2 22, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमको बताना है कि अगर 10 आलू उठा रही है यहाँ तक, मान लेते हैं यहाँ तक 10 आलू है, तो कितनी दूरी तय करेगी। तो उसके लिए हम nवें पद का फॉर्मूला लिखेंगे और उसका हम लोग n बराबर लिखेंगे 10, क्योंकि 10 आलू है तो n की जगह 10 लिखेंगे। तो पहले प्रथम पद लिख लेते हैं a बराबर 10, उसके बाद है सार अंतर d निकालेंगे, तो 16 - 10 हो जाएगा 6, ठीक है। और इसमें पदों की संख्या है, कुल 10 आलू है तो n बराबर हो जाएगा 10। तो s n बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो n के जगह हम 10 लिखेंगे तो हो जाएगा s10 बराबर 10/2 हो गया, गुणे 2 × a बराबर भी 10 है तो 10 लिख लेंगे, फिर प्लस n की जगह 10 लिखेंगे, 10 - 1, और d कितना है 6 है, यहाँ हो गया 6। 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो 5 × 2 में 10 से गुणा करेंगे हो गया 20, फिर प्लस 10 में से घटाएंगे बचेगा 9, और 9 में 6 से गुणा करेंगे 6 × 9 = 54, तो हो जाएगा 5 × 20 और 54 जोड़ेंगे हो जाएगा 74, और 74 में 5 से गुणा करते हैं तो 5 × 4 = 20 और 5 × 7 = 35 और 2 = 37, यानी कि कुल दूरी होगा 370 मीटर, और यही इसका आंसर है।